नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। तो दिन की शुरुआत में एक प्यारा सा प्रोग्राम जिसका आप सबको इंतजार रहता है ना। तो एक नए एपिसोड के साथ, नए मेहमानों के साथ और एक नए विषय को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। और इस मुलाकात में निश्चित ही ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकेगी, ढेर सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी और इन जानकारियों का, इन इंफॉर्मेशन का भरपूर लाभ उठाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, तो आपके लिए हमारे पास टेलीफोन नंबर्स भी हैं। जी हाँ, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। जल्दी से इन नंबर्स का इस्तेमाल करिएगा। हाँ, इन नंबर्स का इस्तेमाल करके आप हमसे जुड़ सकेंगे, हमारे एक्सपर्ट से भी आप बात कर सकेंगे और आपके दिमाग में, आपके ज़हन में जो भी प्रश्न है, जो भी बातें हैं, वो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में साझा करें और उन प्रश्नों का जवाब जल्दी से पाएं। तो इन नंबर्स का इस्तेमाल आप करिएगा। इन नंबर्स को नोट कर लें आप जल्दी से, आप जानते हैं हमारे नंबर्स। दर्शकों, सोमवार का दिन है और हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं तिथि के साथ। तो चलिए जल्दी से तिथि पर एक नजर डाल देते हैं कि आज की तिथि क्या है। आइए लिखते हैं तिथि। विक्रम संवत 2079, पौष माह, कृष्ण पक्ष चल रहा है, चतुर्थी तिथि है 26 दिसंबर 2022 और सोमवार का दिन है आज। तो दर्शकों, तिथि पर नजर डाली। उम्मीद है आप सभी का आज का दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा और बहुत सारी एनर्जी, उत्साह से भरा होगा। चलिए अब हम जल्दी से नजर डाल लेते हैं प्यारे से विचार पर। तो हम आपको बता दें कि आज का विचार है, विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले ना तो चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। तो यदि आप भी अमर रहना चाहते हैं ना, तो अपने विचारों को खूबसूरत बनाइए। चेहरे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि आपके विचार अच्छे होंगे तो नेचुरली आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी और एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपका। तो अपने विचारों को खूबसूरत बनाएं। और आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और चर्चा के दौर को शुरू करते हैं। चर्चा को प्रारंभ करें उसके पहले चलिए परिचय करा देते हैं। हमारे जो स्पेशल गेस्ट, स्पेशल मेहमान हमारे साथ में हैं, हम आपको बता दें दर्शकों कि आज हमारे साथ में, हमारे स्टूडियोज में हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, CMHO भोपाल। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। दर्शकों, आइए एक और हमारे बहुत खास मेहमान जिनसे आपका परिचय कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन मेहमान से आपका परिचय कराएंगे तभी तो विषय से संबंधित बातें आप सर के साथ में पूछ सकेंगे। तो आइए इनसे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ में हैं राजेश प्रसाद मिश्रा जी, सेवानिवृत्त IAS हैं, राज्य सचिव भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका। तो आज स्काउट्स गाइड से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम आपके साथ में करेंगे और हमारे दर्शक भी स्काउट गाइड्स के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे, समझ सकेंगे। सर आज हमारे साथ में है डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। तो कोरोना के बारे में भी हम बात करेंगे। भाई फिर से ये जो कोरोना है ना, ये बड़ा मायावी है, फिर से ये पैर पसारने लगा है। मतलब अभी तो हम निपटे थे, सुलझे थे इस परेशानी से, और ये क्या, ये फिर से धीरे धीरे आ रहा है। तो कोरोना के बारे में बातचीत करेंगे। कोरोना की क्या, किस तरह से हम बचाव रखें, क्या सावधानियां होना चाहिए कोरोना से निपटने के लिए, और राज्य शासन ने क्या क्या तैयारियां की हैं, अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, क्या विशेष इंतजाम हम सबके लिए किए गए हैं, उन पे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। बने रहिए पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ। आप जानते हैं ये प्रोग्राम 12 बजे से 1 बजे तक सजीव इसका प्रसारण किया जाता है। सोमवार से शुक्रवार तक ये प्रोग्राम प्रसारित होता है। अलग अलग दिन, अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग विषय विशेषज्ञों से आपकी बातचीत हम कराते हैं। तो चलिए चर्चा के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सर्दियों का ये मौसम बड़ा खूबसूरत सा मौसम होता है, बड़ा अच्छा मौसम होता है, जहाँ एक और बड़ा हेल्दी फूड हमें खाने को मिलता है। घर में भी कई तरह के पकवान, व्यंजन का हम रसास्वादन करते हैं। बाजारों में भी कई तरह की हरे पत्तेदार सब्जियां इस मौसम में खाने को मिलती हैं। तो सेहत बनाने का ये मौसम तो है, पर कहीं ना कहीं बहुत सारी
बीमारियां भी इस मौसम में होने का खतरा रहता है। जानना चाहेंगे सर, कौन कौन सी बीमारियों का खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मौसम एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक थ्रेट भी है। अगर हम इसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मौसम जिसको कहते हैं आम तौर पर स्वस्थ रहने का मौसम है। आम तौर पर लोग इस समय कम बीमार पड़ते हैं। पर अगर हम दूसरा इसका एक पार्ट देखें तो जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है, यानी जो हमारे छोटे बच्चे हैं या फिर हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि कुछ पर से ठंड के कारण ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियां रहती हैं जो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। और दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि इस मौसम में कुछ वायरल डिजीज़ेज़, कुछ दूसरी ऐसी बीमारियां जो इस समय होती हैं उनका भी प्रकोप बढ़ जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो आपने देखा होगा कि इस समय निमोनिया के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम निमोनिया की भी बात करें तो बेसिकली निमोनिया सिंपल सर्दी खांसी बुखार की तरह शुरू होता है। अगर हम आम तौर पर उसको उपेक्षा कर दें, उसकी समय पर दवा ना कराएं, समय पर डॉक्टर की सलाह ना लें, तो वो यहाँ तक कि निमोनिया का भी रूप धारण कर सकता है। इसी तरह अगर हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को देखें तो आप देखेंगे कि जो अस्थमा की बीमारियां या सीओपीडी जिनको हम कहते हैं, जिनमें असल में क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकाइज हैं, एल्वोलाइज हैं, वो ठंड के कारण सिकुड़ जाती हैं, तो इसलिए सांस लेने की जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है ये मौसम, और हमारे लिए एक थ्रेट भी है, इसलिए हमें इसको सावधानी से चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि मौसम का तो भरपूर हम मजे लें, आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं, पर पूरी सावधानी के साथ एहतियात बरतने की भी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि कहीं यदि आपको पहले से अस्थमा या फिर कहीं ना कहीं यदि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई परेशानियां हैं तो चिंता इस मौसम में थोड़ी सी बढ़ सकती है। यदि आप सावधानी बरतेंगे ना तो ये सारी परेशानियां आपकी आसान हो सकती हैं। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे सर से, और बहुत सारी बातचीत हम करेंगे, पर उसके पहले हम बात करेंगे राजेश प्रसाद मिश्रा सर हमारे साथ में हैं। सर एक बहुत अलग विषय पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं सर, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स क्या है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई? भारत स्काउट्स एंड गाइड, इसकी स्थापना वर्ष 1907 में लॉर्ड बेडन पावेल, एक ब्रिटिश महानुभव थे, उनके द्वारा की गई थी, और वर्ष 1909 में इसे भारत में भी प्रारंभ किया गया। लेकिन 1909 में जब ये प्रारंभ हुआ तब ये केवल अंग्रेज़ों या यूँ कहो कि यूरोपीय लोगों के लिए और एंग्लो इंडियन लोगों के लिए ही था, परंतु वर्ष 1913 में इसमें भारतीय युवाओं का भी समावेश हो गया। 1913 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, श्री रामचंद्र वाजपेयी और जस्टिस विवियन दत्त के कारण इसके अंदर भारतीय लोगों का भी आना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो भारत में इसकी शुरुआत जब हुई तो वो भारतीय लोगों के द्वारा ही की गई। यह एक गैर राजनीतिक, शैक्षणिक और सभी के लिए खुला, बिना किसी वर्ग एवं भेदभाव, धर्म के भेदभाव के बिना इसके द्वार सभी के लिए खुले हैं। एक आंदोलन है जी, कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़ा हुआ आंदोलन, हाँ, सामाजिक आंदोलन है। बिल्कुल सर, और क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना हुई, इन बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके पूर्व हमारे साथ में डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हैं, आपकी ओर रुख करेंगे सर। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि फिर से ये कोविड फिर हलचल हो रही है बाजारों में, और फिर एक डर, एक भय हम सबके मन में है कि कहीं फिर से पैर ना पसार रहे पहले की तरह। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में बहुत अपनों को हम खो चुके हैं। किस तरह की
आपसे फिर से हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो लगातार इस विषय पर बातचीत हो रही है, जागरूकता फैलाई जा रही है, पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए? किन किन बातों का ख्याल रखें हम ताकि कोविड हमें ना होने पाए? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले जो कोविड की 2-3 लहरें रही हैं, उनसे हमने जो सीखा है, कोविड का रिस्पांस हमारे लिए और हमारा रिस्पांस कोविड के लिए, दोनों इसमें बहुत ज़रूरी हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो इसकी आपने बात की कोविड अनुरूप व्यवहार या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और अगर एक और चीज़ हम इसमें जोड़ दें तो वो है कोविड वैक्सीनेशन। ये दो चीज़ें हैं जो कोविड के फैलाव को, कोविड के हमारे जो सोसाइटी है उसमें कितने लोग इससे बीमार पड़ते हैं, मॉर्बिडिटी मॉर्टिलिटी कितनी है, ये सब इसी पर डिपेंड करती है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम अगर बात करें तो हमेशा से इसके दो ही मूल स्तंभ रहे हैं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा मास्क लगाना। और हमने एक और चीज़ इसमें सीखी है कि मास्क लगाने से न सिर्फ कोविड का प्रिवेंशन होता है, बल्कि जो दूसरी वातावरण से फैलने वाली बीमारियां हों, चाहे वो डस्ट से होने वाली बीमारियां हों, चाहे वो इवन ट्यूबरकुलोसिस ही क्यों ना हो, या दूसरी श्वसन तंत्र की बीमारियां हों, उनसे भी कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा मिलती है। और जितना हम कोविड अनुरूप व्यवहार करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे, उतना ही हम कोविड से सुरक्षित रहेंगे। और जैसा आपने देखा है कि जैसे ही क्या होता है कि अभी हमने देखा लोग थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब तो कोविड चला गया है। दूसरा जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इस कारण से है कि अरे कोविड से अब तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सर्दी जुकाम होगा, बुखार होगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और यह सही भी है कि अधिकतर जो कोविड के केसेस हैं वो बहुत ही या तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, बहुत माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहते हैं और ठीक हो जाते हैं। पर इसका एक दूसरा रूप भी हमें समझना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपसे ठंड के संबंध में कहा, उसी तरह से जो हमारे एक्सट्रीम ऑफ एजेस वाले लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें कि जो प्रतिरोधक क्षमता को घटाने वाली दवाइयाँ दी जाती है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। इसी तरह से हमारे ऐसे साथी हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जा रहे हैं। ऐसे हमारे साथी हैं जिनका क्रॉनिक रीनल फेल्योर से वो पीड़ित हैं और इम्यूनोसप्रेस्ड हैं। ये सभी और इस तरह की और भी बीमारियां हो सकती हैं जिनमें इम्यूनोसप्रेशन होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ये सब जो है हमारे बहुत ही अधिक एट रिस्क हैं और विशेष तौर पर ऐसे लोगों को ये ज़्यादा ध्यान रखने की, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़्यादा आवश्यकता है। हमें ये लगता है कि अरे हम तो यंग हैं, हमारा तो ये बाहर हम अगर घूमकर आ भी जाएंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पर हमारे साथ जो जीवाणु, कीटाणु, वायरसेस आते हैं वो भले ही हमें बीमार न पड़ें, पर हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, क्या हमारा ये कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर उनको रिस्क में नहीं लाएगा? तो हमें अपने आप, जब भी हम बाहर जाते हैं, आप देखते हैं इस फेस्टिव सीजन चल रहा है, नया साल आने वाला है और हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो सब तरफ फेस्टिविटी फैली हुई है। पर इस बीच में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग इस फेस्टिविटी में एक तरह से बह ना जाएं, ऐसा ना हो कि हम बाहर जाएं खुशियां मनाने और साथ में कोविड का विषाणु ले आए। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बीच में आपको इसलिए भी रोकना चाहूंगी क्योंकि अभी वेकेशंस का भी माहौल है। बिल्कुल सही आपने कहीं ना कहा। कहीं बच्चों की छुट्टियां हैं, पेरेंट्स भी बच्चों की छुट्टियों का इंतजार करते हैं कि कैसे जब बच्चों की छुट्टियां आएंगी तो हम एक वेकेशन प्लान करेंगे, हॉलीडे प्लान कर लेंगे अपना, और एक छोटा सा टूर सबने लगभग प्लान कर ही चुका है। क्या कहेंगे आप कि क्या अभी वो जो टूर की प्लानिंग हमने की है, यदि आप नहीं निकले हैं बाहर तो क्या कुछ समय के लिए उसको रोक देना चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा रोक देना चाहिए, पर ये जरूर कहूँगा कि आप अपना जो रिस्क है वो रिस्क असेसमेंट जरूर कर लें। क्या हमारा जाना जरूरी है? क्या हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं? हम कुछ मामलों में बहुत अच्छे भी हैं। अगर आप देखें, जैसे कि हमारे सामने जो चाइना की तस्वीरें या दूसरे ऐसे देशों की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, उसके मुकाबले
हिंदुस्तान में, या मैं अगर भोपाल की बात करूं तो भोपाल में जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत कम है। लोगों ने जो यहाँ वैक्सीन का उत्साह से स्वागत किया है, अगर मैं भोपाल में बात करूं तो भोपाल में लगभग 48 लाख डोजेज पहली और दूसरी लग चुकी हैं और प्रिकॉशन डोजेज लग चुकी हैं। लगभग 100% लोगों ने पहली और दूसरी वैक्सीन की डोज ले ली है। तो इसलिए हम सुरक्षित तो हैं, पर निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि सावधानी की बहुत आवश्यकता है। हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि हम जो भी करने जा रहे हैं, अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, हम लोग अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कहीं रिस्क तो नहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक छोटा सा बात आप सुनते रहते हैं ना कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना ही है। बेखौफ होकर, बेफिक्र होकर जैसे हम घूमा करते हैं ना शॉपिंग मॉल्स में और भी कई जगह जाते हैं, सिनेमा थिएटर्स में जाते हैं, तो अब यदि आप कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो फिर से अपने साथ में मास्क को कैरी कीजिए। चेहरे पर मास्क आप लगाएंगे ना, तो जैसे कि अभी सर ने बताया, प्रभाकर सर ने, कि न सिर्फ कोविड से बल्कि बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो छोटा सा काम तो हम कर ही सकते हैं भाई। दुर्घटना से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए छोटे छोटे प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान में रखने, छोटी छोटी बातों को जिनको हमको ध्यान में रखना है वो जरूर रखें। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर को भी अपने पर्स में जरूर डालें, समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग भी जरूर बिल्कुल जरूरी है जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल। तो भाई सावधानी को हमें ध्यान में रखना है ताकि दुर्घटना घटने ना पाए और हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपनी खुशियों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम जितना सावधान रहेंगे ना, उतना परेशानियों से, मुसीबतों से हम बच सकेंगे। राजेश सर हमारे साथ में है। सर आपसे बात करेंगे। सर, स्काउट्स एंड गाइड्स की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। स्काउट्स एंड गाइड्स का उद्देश्य जो है जी। वो ये सब, जो इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो है अच्छे और देशभक्त नागरिकों को तैयार करना, जो कि समाज सेवा के प्रति जिनका समर्पण है या जो समाज सेवा में दूसरों की सहायता करने में रुचि रखते हों। यही इसका मूल उद्देश्य है। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी दर्शकों, अपने लिए सभी जीते हैं। यदि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, या दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं ना, तो निश्चित ही हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। और वो सुकून, जो खुशी हमें मिलती है ना, वो तो वाकई हम ही उसे महसूस कर सकते हैं जब हमारे हाथ किसी की मदद के लिए होते हैं। कोविड में आप सबने देखा कि कैसे हमने दूसरों की मदद की। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, उसमें हजारों लोगों की मदद करने के लिए हमारे हाथ उठे, वैसे ही हजारों लोगों ने एक दूसरे की मदद के लिए हाथ उठाए और तभी जाकर इतनी बड़ी चुनौती, परेशानी से हम सभी जूझ पाए और जीत सके। उसी तरह स्काउट्स एंड गाइड्स का भी उद्देश्य है कि सेवा भाव, समर्पण, दूसरों की सेवा करना और मदद करना। इससे जुड़ी हुई और सारी बातें हम आपसे करेंगे, पर हम आपको फिर से बता दें, याद दिला दें कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम है। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शक अपने इस विषय से संबंधित प्रश्न, कोविड से संबंधित प्रश्न और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित जो बीमारियां इस मौसम में होने का खतरा रहता है, उनसे संबंधित प्रश्न, स्काउट्स एंड गाइड्स से संबंधित प्रश्न हमारे विषय विशेषज्ञों से कर सकते हैं। इन फोन नंबर्स को डायल करके हमसे हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। प्रभाकर सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में और कोविड की बात तो हम कर ही रहे हैं, कई बार लोगों को लगता है कि हमारे तो दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, हमने दोनों डोज ले लिए हैं। कुछ लोगों का सोचना ये, भाई हम तो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं क्योंकि बूस्टर डोज भी हमने ले लिया है, अब क्या टेंशन है, घूमो आराम से मार्केट में, बाहर की चीज़ें खाओ पियो। तो सर, ये कितना सार्थक है, कितना ठीक रहेगा ये? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने अगर कोविड की वैक्सीन ले ली है, और जैसे मैं खुद अपनी बात करूं कि मैंने प्रिकॉशन डोज भी लगवा ली है जी। निश्चित तौर पर इससे मैं तो सुरक्षित हो गया हूं कि मुझे सीरियस कोविड की बीमारी नहीं होगी। जी। पर
मैं वायरस को कैरी तो कर सकता हूँ। बिल्कुल। मेरी जो नेजल कैविटी या जो ओरल कैविटी है उससे वायरस मेरे परिवार के मेरे दूसरे सदस्यों को लग सकता है। तो अगर हम ये बात करें, निश्चित तौर पर हमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, पर हम वायरस को कैरी कर पाएंगे। तो हम इसको एक तरह से हम भावनाओं में न बहें कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि हम लोग बहुत अधिक सुरक्षित हो गए जी। हैं और हम कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करेंगे तो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आखिर हमारे, जैसा मैंने पहले भी शुरुआत की थी, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे जो इम्यूनो कंप्रेस्ड सोसाइटी के लोग हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और हमारे कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर से उनका नुकसान, उनमें मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपने देखा हो, पहले भी जो हमारी सोसाइटी को नुकसान हुआ है, चाहे वो मॉर्बिडिटी यानी रोगों के कारण हुआ हो या मॉर्टिलिटी यानी जिनको हम लोगों ने खो दिया हो, उनमें अधिकतर या तो ऐसे लोग थे जो एक्सट्रीमा फेजेस थे, हमारे बहुत ही अधिक वरिष्ठ नागरिक थे, या पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस जिसको हम कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कहते हैं, पहले से ही उनको, किसी को कार्डियक डिजीज़ थी, कार्डियक फेल्योर के, इम्पेंडिंग कार्डियक फेल्योर के थे, या पहले से CRF क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट थे, या उनमें दूसरी इम्यूनो कंप्रेस डिजीजेस थी, वो लोग थे। अधिकतर ऐसे ही लोग थे, या फिर ऐसे थे जिन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, लगता है कि अरे कोविड आएगा, हम घर में रहेंगे, ठीक हो जाएंगे जी। तो अधिकतर अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिनका हुआ है वो ऐसे ही लोग रहे हैं जिन्होंने या तो उसको बहुत लाइटली लिया या फिर पहले से प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस थे। तो इसीलिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, पर अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिससे कि ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं, जिनकी इम्यूनिटी हाई है, वो तो इसका मुकाबला कर पाएंगे, पर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, हमें उनका भी ध्यान रखना है, अपनी सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स का भी ध्यान रखना है, और इसीलिए हमें विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है। जी, तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है दर्शकों। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कहीं हम करियर ना बन जाएं भाई, रोग वाहक ना बन जाएं। हम स्वयं तो सुरक्षित रहेंगे, पर लोगों को सुरक्षित रखने का भी जिम्मा हमें उठाना ही होगा। हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते ना, हमें लोगों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। तो स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, वो कॉलर से हम बातचीत करें। उसके पूर्व राजेश सर हमारे साथ में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्काउट्स एंड गाइड्स जो है वो किन किन देशों में कार्य कर रही है ये संस्था, और कितने सदस्य हैं इस संस्था में। इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे जानेंगे, उसके पूर्व हम अपने कॉलर को ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हमारे मैं कॉलर। जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। जी नमस्कार अशोक जी। मेरा प्रश्न ये है मैडम कि कोरोना से बचने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन से मास्क उपयोग में लाना चाहिए, मास्क उत्तम प्रकार के होना चाहिए। अशोक जी, हमारे जो प्रभाकर सर हैं वो आपके इस नहीं प्रश्न तो का बाद जरूर। में परेशानी का कारण बन जाता है बिल्कुल। कि मास्क खराब था, तो इससे सब पता होना बहुत आवश्यक है। अशोक जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा मास्क पहने। अगर आप देखें तो हमारे पास बाजार में, हमारे आसपास मुख्यतः 3 तरह के मास्क उपलब्ध रहते हैं। एक वो होता है जो कपड़े से बना हुआ मास्क रहता है, जिसको हम धोकर बार बार प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास सिंपल डिस्पोजेबल मास्क होता है, जिसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और तीसरा जो मास्क है वो कहलाता है कि 95 मास्क, जो आम तौर पर प्रोफेशनल्स पहनते हैं। तो अगर हम देखें सामान्य व्यक्ति के तौर पर, हम इनमें से कोई भी मास्क उपयोग में ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके सभी लोग N95 मास्क का ही उपयोग करें। N95 मास्क जो है वो अब जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, जो लगातार एक्सपोज रहते हैं, उनके लिए ही उपयोगी रहता है। एक चीज़ ज़रूर है, पहले जब शुरुआत में मास्क आए थे तो आपने देखा था कि बहुत सारे वॉल वाले मास्क भी उपयोग में प्रचलन में थे, जिनको बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो आपके पास, आपके सराउंडिंग में जो भी मास्क उपलब्ध है, आप कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं,
आप डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आप N95 आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सामान्य जनों के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो N95 मास्क अनावश्यक रूप से खरीदें और उनको पहने, क्योंकि ये बाकी दोनों मास्क के मुकाबले काफ़ी महंगे होते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके पास अगर कपड़े का भी मास्क है, आप उसको धोकर जब तक उपयोग लायक है वो उसको आराम से आप उपयोग में ला सकते हैं। और याद रखिए कि मास्क पहनने से भी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं वो भी मास्क पहने। हमेशा जो पुरानी स्टडीज़ रही हैं वो उसमें ये भी देखा गया है कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो अगर दोनों लोग मास्क पहने हैं तो कितना रोग फैलता है, एक मास्क पहना हुआ है तो कितना रोग फैलता है। तो इसलिए जितने अधिक लोग मास्क पहनेंगे उतने ही सुरक्षित हैं। जी, तो सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने हम सबके साथ में साझा की। ध्यान रखिए कि मार्केट निकलते समय, घर से बाहर कदम रखते समय हमें मास्क का प्रयोग अब जरूर करना है। फिर से जाग जाएं, फिर से चेत जाएं, क्योंकि फिर से ये बीमारी लौट रही है, तो कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए, हमें इस बात का ख्याल रखना है। एक और कॉलर हमारे हमसे जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम राजेश प्रसाद मिश्रा सर से बातचीत करेंगे स्काउट गाइड्स के बारे में। हेलो, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हमसे जुड़े हैं। हेलो जी 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 जी, मैडम, आवाज नमस्कार। आ रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है प्रदीप जी। ठीक है, प्रज्ञा मैडम एंड अदर्स, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून जी, अपना प्रश्न करें सर। मेरा प्रश्न राजेश मिश्रा जी है ना? हाँ जी बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ राजेश भाई कि जो वैक्सीन बने हैं या बूस्टर डोज लगे हैं, ये तो पर्टिकुलर वायरस के स्ट्रेन के अगेंस्ट में इफेक्टिव होते हैं। अभी तो चाइना में महामारी फैल रही है पर्टिकुलर स्ट्रेन की वजह से, वो इंडिया में कितनी इफेक्टिव रहेगी, कितनी उसके वायरस मुझे लगता है जी अगेंस्ट में इफेक्टिव रहेगी, बताइए। जी प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सा आपने क्वेश्चन अभी किया है। पर मुझे लगता है कि आप राजेश सर की जगह ये प्रश्न हमारा डॉक्टर प्रभाकर जी के लिए ज्यादा मुझे एक्चुअली मैं अभी जस्ट कनेक्ट हुआ, मुझे पता नहीं। नो इशू, कोई बात नहीं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपने किया है। आपके माध्यम से हमारे प्रभाकर सर जो है वो सभी लोगों के लिए ये जो उस प्रश्न का उत्तर है वो पहुंचा रहे हैं। जी प्रदीप जी, इस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारे लोगों का जो उत्सुकता भी है और जो जिनको संशय है उसको भी दूर करने में हमें मदद मिलेगी। तो इसमें दो चीज़ें हम लोग कहें। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं होती, चाहे हम कोविड की वैक्सीन हो, कि वो अगर कोई नया स्ट्रेन आ जाता है तो उसके प्रति पूर्णतः इनइफेक्टिव हो। ये हो सकता है कि इफिकेसी में थोड़ा फर्क हो सकता है, पर वो इनइफेक्टिव नहीं होगी। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने बताया कि एक नया स्ट्रेन आया है, इस नए स्ट्रेन का अगर हम कहें तो ये BF7 स्ट्रेन है, पर वो बेसिकली जो स्ट्रेन है वो कहाँ से निकला है? वो निकला है ओमिक्रॉन का जो पुराना BA5 स्ट्रेन था उसी से निकला है जी। और जो हमारी पुरानी वैक्सीन थी वो ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी उतनी ही इफेक्टिव थी। तो दो चीज़ें हम देखें। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो वैक्सीन लगाई है, जो हमने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट की है, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर हम 80% 90% से अधिक वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो हम स्वयं तो सुरक्षित होते ही हैं, उसके साथ में जो 1-2% 5% लोग छूट गए हैं उनको भी हम सुरक्षित करते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और फिर जैसा कि वृंदा मैडम ने पहले भी कहा था कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और हम लोग पहले से बात कर रहे हैं, आपने वैक्सीन लगवा लिया, आप सुरक्षित हैं, पर आपके जो दूसरे साथी हैं, आपके दूसरे परिवारजन हैं, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिकगण, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन जरूर करें। सो वी शुड कीप इन माइंड कि जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन सबको फॉलो करना है। जो भी गाइडलाइंस सरकार के द्वारा हमारे लिए बनाई गई हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसको बात को तो ध्यान में रखना ही है। साथ ही अपने पर्स में, अपने वॉलेट में हमेशा एक छोटा सा सैनिटाइजर आप जरूर रखें। बार बार हाथों को धोएं ताकि आप ये जो वायरस है ना खतरनाक वाला, उससे बच सके।
वृंदा जी, जी। बीच में मैं आपको फिर बिल्कुल। टोक रहा हूँ। जी, जी। आपने एक चीज कही कि अपनी जेब में सैनिटाइजर अवश्य रखें, जी सर। और उसके साथ जो आपने दूसरी चीज जोड़ी है वो दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, और वो है बार बार हाथ हाथ धोना। धो। जी। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि सैनिटाइजर के चलते भी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्या होता है कि जी। हमने सैनिटाइजर की कुछ बूंदें अपने हाथों में डाली और ये मान लिया कि हमारा जो हाथ है या जो सरफेस जी। है वो कीटाणु मुक्त हो गई। पर आइडियली अगर कीटाणु मुक्त करना है, चूंकि आपने ये कहा और ये निश्चित तौर पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे जो सैनिटाइजर हैं उनको हमें उतनी पर्याप्त मात्रा में डालें और साथ में उतना कांटेक्ट पीरियड दें जितने समय में वो सैनिटाइजर हमारे हाथों को कीटाणु मुक्त कर सके। बिल्कुल। और इसी तरह से जो आपने दूसरी चीज कही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, पर उससे जरूरी कुछ नहीं हो सकता कि हम हाथों को लगातार धोएं और उतने समय तक बहते हुए पानी में धोएं जिससे वो पूरी तरह से कीटाणु मुक्त हो सके। और हाथों को धोने से अच्छा, सुरक्षित और सस्ता कोई और साधन नहीं है बचने के लिए कोविड से। जी, तो सुन ही लिया होगा आपने, इतनी सारी बातें अभी सर ने आप सबको बताई हैं। हाथों को बार बार हमें धोना है, बहुत अच्छे से, आलस नहीं करना है। थोड़ा सा आलस को तो छोड़ना होगा, तभी हम बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे, महफूज रख सकेंगे, और आसपास के लोगों को भी और अपने घर परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। चलिए, कोविड से जुड़ी हुई बातें और करेंगे, चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले राजेश सर के पास हम चलते हैं। सर, सॉरी विलंब के लिए, पर आपसे मैंने प्रश्न किया था कि कितने देशों में हमारी जो स्काउट्स एंड गाइड संस्था है वो अपनी सेवाएं दे रही है, और इसके कितने सदस्य हैं लगभग? स्काउट्स एंड गाइड्स 216 देशों में ऑपरेशनल है जी। और इसके लगभग 4 करोड़ सदस्य हैं विश्व में। क्या बात है और जी। भारत में इसके 85 लाख सदस्य हैं, और मध्य प्रदेश में इसके 4.5 लाख सदस्य हैं लगभग। ओहो। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की। तो अब हमारे मन में ये जिज्ञासा आती है, आपकी बातों से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं स्काउट्स एंड गाइड्स से। बचपन में मेरी भी एक ख्वाहिश रही है कि मैं भी स्काउट्स एंड गाइड से जुड़ूं, पर सर कभी ऐसा मौका मिल नहीं पाया, या जो भी रहा हो तो कभी ऐसा हो नहीं पाया। पर मैं अब ये जरूर जानना चाहूंगी, और हमारे दर्शक आपसे ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि स्काउट्स एंड गाइड्स से जुड़कर किस तरह की सेवाएं हम दे सकते हैं। देखिए, स्काउट्स एंड गाइड्स का कॉन्सेप्ट ही ये है कि 7 वर्ष की आयु से बालक या बालिका इसके सदस्य बन सकते हैं, और 7 से 11 वर्ष की आयु तक का जो पहला वर्ग है उसे लड़कों को कब और लड़कियों को, बालिकाओं को बुलबुल कहा जाता है। और उसके बाद 11 से लेकर 17 वर्ष की आयु तक स्काउट्स और गाइड्स होते हैं। लड़के स्काउट्स और बालिकाएं गाइड कहलाती हैं। इसके बाद जो अगला वर्ग है वो 17 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का है, जिसमें रेंजर और रोवर, जो महिलाएं हैं वो रेंजर कहलाएंगी और जो पुरुष हैं वो रोवर कहलाएंगे। और 25 वर्ष के बाद की आयु में आप जीवन पर्यंत स्काउट गाइड रह सकते हैं और कभी भी इसमें आ सकते हैं। उनको स्काउटर और गाइडर कहते हैं। यानी अभी भी मेरे पास मौका आपके पास मौका है। 32 लोग व्यक्ति मिलके एक स्काउट गाइड का दल फॉर्म कर लेते हैं। किसी भी मोहल्ले में फॉर्म हो सकता है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। और इसका कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनल मूवमेंट है, तो विदेशों में आदान प्रदान हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ के स्काउट्स गाइड्स वहाँ जाते हैं, वहाँ के यहाँ आते हैं। लगभग हर महीने 2 देशों में हमारे यहाँ से लोग जाते हैं। क्या बात है। हर अब सर, आपने जो बातें बताई उसके बाद में हमारे मन में फिर एक प्रश्न उभरता है कि क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम जुड़ सकते हैं, कैसे हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अपने आप को इससे जुड़ने के लिए? जी हाँ, हमारा यहाँ राज्य मुख्यालय है भोपाल में, स्मार्ट सिटी रोड पे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का। कोई भी 32 आदमी एक दल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब वो लोग चाहेंगे कि हमने ये दल बना लिया। स्कूलों में तो ठीक है, वहाँ जो टीचर्स हैं और दूसरे लोग हैं वो लोग स्काउट्स और गाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। पर जो स्काउट्स एंड गाइड्स मतलब अध्ययनरत नहीं है, वो लोग ये कर सकते हैं कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें, फिर हम उनका एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित करवा देंगे और उनको स्काउट एंड गाइड में
उनका एनरोलमेंट कर पर देंगे। सर शर्त यही होती है कि 32 लोगों का दल होना चाहिए। हाँ, यदि 32 कोई व्यक्ति की इच्छा है जुड़ने की और उसको पूरा ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया होती है कि वो ऐसे व्यक्ति भी लोग जाकर? जुड़ सकते हैं, हम उनको किसी ना किसी ग्रुप के साथ अलाइन कर देंगे जी, वो हो सकता है। तो दर्शकों उम्मीद है कि ये सारी बातें आप बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे और मेरी तरह आपके दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जन्म ले रहे होंगे। आपके मन में भी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि और क्या क्या काम होते हैं स्काउट्स एंड गाइड्स के, क्या राज्य शासन इसे संचालित करता है या भारत सरकार द्वारा इसका संचालन होता है, क्या किसी तरह की छात्रवृत्ति मिलती है या फिर हमें खुद इसमें कुछ फीस वगैरह इकट्ठा करना होती है, फीस पे करनी होती है। इस तरह की तमाम सारी बातें आपके मन में भी निश्चित चल रही होंगी। यदि आपके मन में भी कुछ प्रश्न है तो राजेश प्रसाद मिश्रा सर हमारे साथ में हैं, सेवानिवृत्त IAS हैं आप और राज्य सचिव भारत सरकार स्काउट्स एंड गाइड्स हैं यहाँ पर मौजूद। आपकी बातों का वो प्रश्न जरूर देंगे, तो जल्दी से जुड़ें और हमारे जो टेलीफोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। जल्दी से जुड़िए हमारे इस प्रोग्राम में। तब तक हम बात करते हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी सर हमारे साथ में हैं, CMHO भोपाल। निश्चित ही हम सबका सौभाग्य है कि सर का सानिध्य आज हम सबको मिल रहा है और बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियां हम तक पहुंच रही हैं। सर कोविड से जुड़ी हुई बातें हम यहाँ पर चूंकि कर रहे हैं, तो इस बार का जो वेरिएंट आया है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं। वो जो वेरिएंट है कह रहे हैं कि एक जो वेरिएंट है वो 8 लोगों को लगभग अफेक्टेड करने की क्षमता रखता है, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, दो चीज़ें हम लोग इसमें ज़रूर समझ लें। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी नया वेरिएंट जब भी आया है वो पुराने वेरिएंट से कुछ अलग होता है जी। पर चूंकि जैसा अभी पिछला जो हमारे श्रोता ने दर्शक ने प्रश्न पूछा था प्रदीप जी ने, तो उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो BF7 वेरिएंट है जिसके बारे में अभी ये हल्ला हो रहा है कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और चाइना में इसने एक हैवॉक मचा रखा है। तो अगर हम मूल रूप से देखें तो ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है? ओमिक्रॉन के BA.5 जो पुराना स्ट्रेन था उसी से। जी। तो ये कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, जैसा आपने बताया कि ये अधिक लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो अगर हम पुराना थोड़ा सा पहले जाएं, जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तभी भी लोगों में ये बहुत संशय था कि बहुत जल्दी, अगर हम लोगों ने उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर को भी देखा था, उस सेलुलर स्ट्रक्चर से ये पता लगा था कि ये जो मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच हो जाता है और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम अगर हम बेसिक चीज़ को देखें, कोई भी डिजीज़ का फैलाव देखें तो वो दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो जो इन्फेक्टिव एजेंट है और दूसरा होस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि जहां पर वो जा रहा है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। तो अगर हम इसको भी इसी नज़रिए से देखें तो इन्फेक्टिव एजेंट निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि बहुत स्ट्रांग है, पर होस्ट रिस्पॉन्स और एनवायरनमेंट हमारे हाथ में है। अगर होस्ट रिस्पॉन्स, अगर हम वैक्सीनेटेड हैं, अगर हम इम्यूनाइज्ड हैं, तो निश्चित तौर पर हम इन्फेक्टिव एजेंट से अधिक मजबूत हैं। अगर हम इम्यूनाइज्ड हैं, हमने अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना रखा है, तो इन्वायरमेंट हमने ऐसा बना रखा है जो होस्ट की तरफ है, इन्फेक्टिव एजेंट को उतनी अच्छी तरह से वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये जो लड़ाई है वो इन्फेक्टिव एजेंट और होस्ट की लड़ाई है। यानी सर हम कह सकते हैं कि दुश्मन को हम पर हावी ना होने दें, हम खुद को इतना मजबूत और शक्तिशाली बना लें कि दुश्मन आए भी तो हम हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है जी। यानी सर यही कहना चाहते हैं आपसे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव आप रखें, उसके साथ ही वैक्सीनेशन जो दोनों डोज है वैक्सीन की उसको कंप्लीट करें। यदि आप वैक्सीन की दोनों डोज ले भी चुके हैं तो आप अब प्रिकॉशन डोज भी जरूर लें। इसके साथ ही अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफस्टाइल को इतना अच्छा हमें रखना है कि न सिर्फ कोविड से बल्कि हजारों बीमारियों से, जो ये संचारी रोग होते हैं ना, उन सब से हम बच सकें। अपने आप को इतना हमें इनफ स्ट्रॉन्ग रखना है। सर आप तक पहुंचेंगे हम, और सर बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में हो रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई फी वगैरह भी होती है? जो दल के लोग होते हैं उनको किस तरह से? उनको बहुत नॉमिनल फ़ी देनी पड़ती है। जो विद्यार्थी हैं उनको तो कुछ लगता नहीं है जी। क्योंकि वो जो शासन के ऐसे निर्देश हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से जो वो फीस देते हैं उसमें से 10 रुपये
और 20 रुपये कट के ऑटोमेटिकली इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल में चले जाते हैं। लेकिन जैसे कोई अडल्ट हैं 25 साल से बड़े हैं तो उनको नॉमिनल फ़ीस देनी पड़ती है। वो लगभग मतलब जब ट्रेनिंग होती है तो कैंप वगैरह होते हैं तो डेट कम्स टू लगभग 400-500 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं होता। बहुत माइनर है नॉमिनल। उसमें उनका खाना भी होता है, उनका ट्रेनिंग भी होती अच्छा, है, वो सारी रहते भी चीजें हैं। रहती हाँ, है। सब सर चीज़। अब एक और छोटी सी बात, राज्य शासन के द्वारा इसका संचालन किया जाता है या फिर भारत सरकार इसका संचालन करती ये है? इसका जो है एक्चुअली जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, जो भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। लेकिन राज्य के जो बॉडीज़ हैं, जैसे मध्य प्रदेश का जो उसका चैप्टर है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्त पोषित है। तो इन अ वे आप ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का ही ये एक उपक्रम है, मध्य प्रदेश का जो भारत स्काउट्स एंड गाइड मप्रा है, और उसकी जो बड़ी बॉडी है वो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, वो भारत सरकार द्वारा संचालित है। जी सर, आपसे कुछ देर के बाद में जानेंगे हम कि स्काउट्स एंड गाइड्स के कितने वर्ग हैं, और स्काउट्स एंड गाइड्स निश्चित ही कोविड में भी बहुत काम किया है। गर्मियों में भी हम देखते हैं कि हमारे जो स्काउट्स एंड गाइड्स के जो मेंबर्स हैं वो बहुत बड़ा एक्टिवली काम करते हैं। रेलवे स्टेशंस पर देख लें, किसी की मदद की यदि हम बात करें तो। अब हम इसके बाद में आपसे कुछ देर में जानेंगे कि स्काउट्स एंड गाइड्स से जुड़कर किस तरह की समाज सेवाएं देने का मौका हमें मिलता है और इसके कितने वर्ग होते हैं। उसके पूर्व हम प्रभाकर सर की ओर चलेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में कोविड के अलावा मास्क से, चूंकि आपने अभी बोला था कि यदि हम मास्क लगाते हैं तो न सिर्फ कोविड से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम देखें तो जो मास्क है वो एक फिजिकल बैरियर है ऐसे सभी चीज़ों के लिए जो हमारे नॉस्ट्रिल से या ओरल कैविटी के थ्रू जाता है जी। तो सबसे पहले तो हम पार्टिकुलेट पार्टिकल्स जिसको कहते हैं, जो हम देखते हैं कि वातावरण में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जिनके कारण हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां आजकल देखने को मिलती है, चाहे वो सिलिकोसिस हो या इस तरह की जो पार्टिकल्स के अंदर जाने से होती हैं। और इसके साथ साथ जैसा आपने एक बात कही अभी अस्थमा की, अगर हम अस्थमा की बात करें तो अस्थमा बेसिकली ये होता है कि हमारा जो नेज़ल कैविटी है या जो हमारे लंग्स की एल्वियोलाई हैं, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सेंसिटाइज हो जाती है कुछ एलर्जेंस के खिलाफ। वो एलर्जेंस पोलेंस हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई और पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें एक तो पहले वातावरण प्रदूषण के कारण जो पर्टिकुलर मैटर्स हैं उनके इकट्ठे होने के कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे सुरक्षा मिलती है। उसके बाद कुछ हद तक हमें इवन सुरक्षा इससे भी मिलती है कि जो हमारे अभी आपने कहा अस्थमा के पेशेंट्स हैं, चूँकि एलर्जन अंदर नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक्सपोजर नहीं होगा और जो बीमारी प्रेसिपिटेट हो जाती है वो हमारे साथ नहीं होगी। और कुछ हद तक जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ेस हैं उनसे भी हमें मिलता है, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम अगर हम देखें तो ट्यूबरकुलोसिस का है। और आपने देखा ही है कि हमारा जो भारत है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत ही एम है कि 2025 तक हम अपने हिंदुस्तान से टीबी को एलिमिनेट कर दें, टीबी मुक्त हो। आपने देखा होगा दूरदर्शन जो है हमेशा से चलाता रहता है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, और आप लोग उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जन जागरण है उसका पार्ट रहे हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा मिलती है उसको फैलने देने से। तो हमें तीनों तरह की, चाहे वो पर्टिकुलेट मैटर्स से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हों, चाहे वो कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हों, उनसे भी मिलती है, और उसके साथ में एलर्जेंस के कारण जो प्रेसिपिटेशन होता है उससे भी मिलती है। तो दर्शकों, देखा ना, आप सभी ने सुना कि कितनी सारी बीमारियों से हम टेंशन मुक्त हो सकते हैं यदि हम मास्क का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ा सा हमें अपने प्रति और ईमानदार होना पड़ेगा। मास्क लगाने में भी हमें आलस आता है कि कौन जाए, दूसरे रूम में मास्क रखा हुआ है, वहां तक जाने की जहमत कौन उठाए। तो उसके बाद फिर भले ही हम इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, तो आलस को भी अपने अंदर से थोड़ा सा जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। और जल्दी से, यदि अभी तक आपने मास्क का दामन नहीं थामा है ना, तो अब आप अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि घर के बाहर कदम निकालेंगे तो फिर से एक बार मास्क को लगाकर ही घर के बाहर निकलेंगे, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। सर, आपसे बात कर रहे हैं हम, राजेश सर हमारे साथ में हैं।
सर स्काउट्स एंड गाइड्स की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो आज हमारे दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि इतनी सारी बातें हमें बारीकी से आपसे जानने को, समझने को मिल रही हैं। स्काउट्स एंड गाइड्स के कितने वर्ग हैं, कितने प्रकार हैं सर, ये भी हम जानना चाहेंगे। सॉरी, मैंने जैसे पहले आपने प्रश्न पूछा था उसमें मैंने बताया था कि इसमें एज वाइज छोटे बच्चों क्या है, जी, एज अच्छा, वाइज, ये एज वाइज जो आपने उसको हाँ, कैटेगराइज ये किया था, है। मैंने कैटेगराइज किया जी। था। तो यही इसके विभिन्न प्रकार थे जी। जो मैं पिछले प्रश्न में आपको बता चुका हूँ। जी जी जी। तो आप सब जान चुके हैं कि यदि मेरी तरह आप भी बचपन में स्काउट्स एंड गाइड्स से जुड़ने के लिए इच्छुक रहे हैं और किसी कारण से आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, तो अभी भी आपके पास में वक्त है। समाज सेवा से जुड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी समाज सेवा कर सकते हैं। और स्काउट्स एंड गाइड्स निश्चित ही एक वो माध्यम है, एक वो मीडियम है, एक वो मौका है हमें कुछ कर गुजरने का, अपनी सेवाएं देश को देने का, देश के लोगों को देने का। तो जुड़िए इससे ज़रूर। और आपकी सेवा के लिए, आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर राजेश प्रसाद मिश्रा सर हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आप राज्य सचिव भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हैं और आपने ऑफिस का भी पता हम सबको बता ही दिया है। जी। सर एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अभी जुड़ना चाहता है तो कहाँ आकर उसको आपसे संपर्क वो करना होगा? हमारा कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और ये स्मार्ट सिटी रोड पर है भोपाल में, दूरदर्शन के पास ही है। और चाहें तो मेरा नंबर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा जी। मोबाइल नंबर 9827041211। तो आप कभी भी इस पे फ़ोन भी कर सकते हैं, 365 डेज अ ईयर, 24 आवर्स अ डे। आपकी परेशानियों को सर ने और आसान कर दिया। जी अपना हाँ, व्यक्तिगत नंबर भी आपके साथ में साझा कर कभी दिया भी है। कर सकते हैं। जी सर, स्काउट्स एंड गाइड्स से जुड़कर चूंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हम जब कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं, जी हाँ। पानी देते हैं जी। प्यास जी। बुझाने के लिए गर्मियों के मौसम में। कहीं पर हम देखते हैं कि किसी भी तरह का कोई आपातकालीन स्थिति होती है, कहीं किसी तरह की कोई जैसे बहुत बाढ़ आ रही है या कहीं इस तरह की परेशानी होती, तो भी स्काउट्स एंड गाइड्स के जो सदस्य हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं। तो क्या ये सही है कि इस तरह की सेवाएं हाँ। वो देते हैं, और कौन कौन से वो काम क्या है कि जैसे ये जैसा मैंने बताया था, इसका जो मूल है वो समाज सेवा और अनुशासन, ये जी। दो चीज़ें हैं। तो स्काउट्स एंड गाइड्स का एक, जैसे रेलवे स्टेशनों पे जैसा आपने बताया, जी। ये हमारा एक रेगुलर कार्यक्रम है कि गर्मी के दिनों में हम लोग, हमारे स्काउट्स गाइड रेलवे स्टेशनों में प्याऊ लगा करके लोगों को जल पिलाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा, जैसा मध्य प्रदेश का मैंने आपको बताया था, 4.5 लाख हमारे सदस्य हैं, लेकिन इनमें सभी नहीं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा लगभग 30-40 हज़ार लोगों का ब्लड ग्रुप का, ब्लड डोनर्स का एक डेटा बैंक है। तो स्वैच्छिक रूप से लोग आवश्यकता पड़ने पे जब अस्पतालों से कोई कॉल आती है या कोई ऐसी तकलीफ़ होती है हादसे वगैरह में, तो लोग ब्लड डोनेट करते हैं हमारे साथ ही। इसके अतिरिक्त हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, जिसमें हम लोग वृक्षारोपण वृहद रूप से कर रहे हैं। इस प्रकार की पुलिस को हम ट्रैफिक कंट्रोल में सहायता करते हैं। हमारी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम लोग लोकल प्रशासन की हमने कई जगह मदद करी। स्ट्रीट चिल्ड्रंस को हमारे वॉलंटियर्स ने जा कर के उनको ढूंढ के, उनको जो उनके लिए सरकार ने होम्स बनाए हैं वहाँ पहुँचाना। जो अनकेयर्ड फॉर लोग रहते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स के लिए उनको मोबिलाइज़ करके उन्हें ले जा कर के अथॉरिटीज़ से उनकी पेंशन बनवाना। इस प्रकार के हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं जो कि समाज सेवा के हैं। सर ये बहुत वाकई मतलब अतुलनीय है, किसी चीज़ से इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। स्काउट्स एंड गाइड्स जो कर रहा है या जो भी व्यक्ति समाज सेवा से जुड़े हैं, कहते हैं ना कि मौत, मृत्यु भी उन्हें मार नहीं सकती जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जैसे बीच में बोलना चाहूँगा कि जैसे कोविड की बात चल रही, जो पिछला जी। कोविड का काल आया था, जी। उसमें सरकार द्वारा निःशुल्क लोगों को राशन भी बांटा गया, जिसको ज़रूरत की पोटली बोलते थे। तो उसमें हमारे स्काउट्स और गाइड्स की सहायता प्रशासन ने ली, क्योंकि सरकार के पास अनाज और दूसरी सामग्री तो थी, पर लोग डरे हुए थे, उनको घर घर कौन पहुंचाएगा। नहीं थे, तो जी। वो कार्य भी हम लोगों ने प्रशासन की मदद करी और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों तक राहत पहुंचाई, दवाई और
राशन दोनों। बल्कि मैं इस मामले में मिश्रा सर को और आगे करना चाहता हूँ, न सिर्फ राशन पहुँचाने में बल्कि वैक्सीनेशन में, जी हाँ। लोगों को मेडिसिन पहुँचाने में स्काउट और गाइड ने जितनी हमारे भोपाल के लोगों की मदद की, वो बिल्कुल जिसको प्रशंसनीय नहीं, उससे भी बड़ा अगर कोई वर्ड हो तो वो हमें उसके लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर उन्होंने यहाँ पर नागरिकों की जान बचाने का काम किया है। बिल्कुल। तो आज वो मौका है कि जब हम दूरदर्शन के माध्यम से भी धन्यवाद ज्ञापित कर सके आप सबका, यानी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स आपके निर्देशन में, आपके दिशा निर्देश में इतने अच्छे कार्य कर रहा है, और जो भी उनके मेंबर्स इतना बढ़िया काम कर रहे हैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ, तो निश्चित आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद, आज मौका है हमें धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, समय है। धन्यवाद। तो सर इसी तरह बहुत सारी शुभकामनाएं भी कि आप और आपकी टीम इसी तरह आगे काम करती रहे। प्रभाकर सर, हमने बात की थी कोविड की, तो सर हम अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर आपने ट्यूबरक्लोसिस का जिक्र किया था। टीबी की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, चूंकि अभी बहुत काम चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो आपने अभी जिक्र किया था कि 2025 का ये मिशन ही है कि टीबी मुक्त, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं ट्यूबरक्लोसिस की? यदि फर्स्ट स्टेज में पता ना चल पाए कि व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, सेकेंड या थर्ड स्टेज में पता चलता है, तो क्या उसका उपचार संभव है पूरी तरह से? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस की एज सच तो कोई स्टेजेस नहीं होती, हम उसे दो तरह से देख सकते हैं जी। एक तो हम देखें कि वो शरीर के किस आर्गन या किस अंग या किस ऊतक में हुई है उससे, और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंट है। सौभाग्य से अभी टीबी के क्षेत्र में इतनी जितनी रिसर्च हुई है उससे अब ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि हम टीबी को, अगर आप उसको किसी भी श्रेणी में हो, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और उस ट्रीटमेंट से लोग ठीक हुए हैं। अगर आप देखें तो जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरह से जिन लोगों ने अपनी टीबी के ऊपर कामयाबी पाई है, उनको हम टीबी चैंपियंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो लोग दूसरे जो टीबी के मरीज हैं या टीबी से डरने वाले लोग हैं, उनको वो लोग खुद प्रेरित करते हैं कि देखिए, और उनमें आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कई छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं, जब जाकर कहते हैं देखो मुझे टीबी थी, मैंने 6 महीने दवाई खाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो आप क्यों डरते हो? तो अगर हम इसकी बात करें, जैसा आपने कहा, तो अगर ब्रॉडली कहें तो टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। जो सबसे कॉमन है, जो ट्रेडिशनली आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि खांसी से खून आता है, और वो लंग्स। तो लंग्स की टीबी ऐसी है जिसको सभी लोग पहचानते हैं, जिसको सभी लोग जानते हैं, और उसको हम ओपन ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी टीबी है जिससे टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। पर टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, नर्वस सिस्टम में हो सकती है, जिसमें कि ब्रेन में हो सकती है, स्पाइनल कार्ड में हो सकती है, बोन्स में हो सकती है। आमतौर पर ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी टीबी काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। इसके अलावा एब्डोमिनल ऑर्गन्स में एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। यहाँ तक कि स्किन में भी टीबी हो सकती है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, किसी भी ऑर्गन का ट्यूबरकुलोसिस हो वो ट्रीटेबल है, और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। टीबी की सारी जांचें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हैं, सारी की सारी जो मेडिसिन हैं वो भी मुफ्त हैं, और इसके अलावा किसी को अगर लगता है कि नहीं मुझे प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखाना है, प्राइवेट डॉक्टर के थ्रू भी सरकारी दवाइयाँ ली जा सकती है। मतलब सरकार ने बहुत ही गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ, गुणवत्तापूर्ण जांचें उपलब्ध कराई हैं, और जो 100% निःशुल्क हैं। और जो सबसे बड़ा चेंज आया है, वो चेंज ये आया है, अगर हम देखें जैसे ही लगता है व्यक्ति को, वो जाए हमारे यहाँ, और उसमें खांसी आ रही है, लगातार आएगा, उसकी स्पुटम की जांच होगी, दूसरी जांचें भी होंगी, उनकी हम ब्लड शुगर की भी जांचें करते हैं, उनकी HIV की भी जांचें करते हैं कि कोई और डिजीज़ तो नहीं है जिसके कारण टीबी प्रेसिपिटेट हो रही हो। और उसके साथ में जो मरीज के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार के साथ साथ मतलब वो जो उनके साथ में रहते हैं, जिनका उनका क्लोज कांटेक्ट में, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं,
जो उससे अफेक्ट होते हैं उनकी भी जांच करते हैं कि कहीं उनको तो टीबी होने की संभावना नहीं है, और अगर उनको आशंका है तो उनको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं। और साथ में डे 1 से मरीज को ये मालूम रहता है कि जो हमें ट्यूबरकुलोसिस है वो ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंट है, और अगर सर बिल्कुल तो वो पहले ही दिन से ये शुरू कर सकता है। सर बातें आपसे इतनी इंटरेस्टिंग हो रही हैं, बट हमारा एक्चुअली समय कम है। सर आपसे जाते जाते हम जानना चाहेंगे कि स्काउटिंग से जुड़ने के क्या लाभ हैं और आप कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे कि स्काउट्स एंड गाइड्स। देखिए, स्काउटिंग से जुड़ने का तो सबसे बड़ा लाभ है, एक तो अनुशासित जीवन आप सीखते हैं, दूसरा हमारे जो कैंप्स रहते हैं उसमें जो एडवेंचर कैंप्स रहते हैं, हमारे यहाँ हाइक होती हैं जो अन्य सिटीज़ में और दूसरे देशों में भी जाते हैं, तो उससे क्या रहता है आपको दूसरों की संस्कृति, ज्योग्राफी वगैरह का ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप किसी ग्रुप में काम करते हैं तो आपके मित्र बनते हैं जो आपके जीवन भर आप एक दूसरे के सहयोगी के रूप में हो जाते हैं। जब आप मान लीजिए किसी कैंप में जा रहे हैं जहाँ पूरे प्रदेश के 200 लोग आए हुए हैं, सब जन अपने मिल के खाना पका रहे हैं, सब जन मिल के कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें आपके नए मित्र बनेंगे, नए लोग आपके संपर्क में आएंगे। और आजकल तो एक कम्युनिकेशन का ज़माना है, मोबाइल है, सब है, तो आप अपने जो नए बने मित्र हैं उनसे संपर्क भी रख सकते हैं और इससे आपको जीवन में अलग अलग आयामों में मदद भी मिलेगी। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ हमारे चर्चा के इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी थे, डॉक्टर राजेश प्रसाद मिश्रा जी आज हमारे साथ में विशेषज्ञ के रूप में जुड़े। इन दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे जल्द होगी हमारी मुलाकात। नमस्कार। जनता बहुत अच्छी तरह से हम लोग तो ये सोच